डिफरेंसेस बिटवीन आईएफआरएस एंड यूएस गैप, और आज हमने उठाया आईएस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, राइट। तो पहला फर्क है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड। गौर से सुने भाई, आईएस 7 के अंदर वैसे हम लोग पढ़ाते तो यही है कि इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के नीचे, लेकिन फिर भी आईएस 7 में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ऑपरेटिंग में भी दिखा सकते हो और फाइनेंसिंग में भी दिखा सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट असल में फाइनेंस की कीमत है ना, राइट। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन यूएस गैप सख्ती से कहता है, एएससी 230 जो है, कि भाई ये इंटरेस्ट पेड प्योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, पहला फर्क। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव वैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते तो यही है कि ये इन्वेस्टमेंट का फल है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आना चाहिए, लेकिन फिर भी आईएस 7 कहता है कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी दिखा सकते हो और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन वहां यूएस गैप के अंदर भाई ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। कहाँ आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, चेक कर लें। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डिविडेंड्स पेड। भाई ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड हम लोग वैसे क्लास में क्या पढ़ाते हैं कि भाई वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, लेकिन फिर भी आईएफआरएस के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कुछ जगहों पे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों में है, नहीं चाहो तो ऑपरेटिंग में दिखा दो, चाहो तो फाइनेंसिंग में। लेकिन यूएस गैप के अंदर फर्ज है कि आप इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाओगे, तो वंस अगेन आईएफआरएस यहाँ ज्यादा फ्लेक्सिबल है। चौथा डिफरेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ डिविडेंड्स रिसीव्ड। भाई आईएफआरएस के अंदर डिविडेंड रिसीव वैसे हम पढ़ाते तो यही है कि ये इन्वेस्टमेंट का फल है, इन्वेस्टमेंट किया तो उसका फल है, तो वो इन्वेस्टिंग में आना चाहिए। लेकिन फिर भी आईएफआरएस इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है कि आप इसको ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में कहीं एक दिखा सकते हो। लेकिन यूएस गैप में डिविडेंड रिसीव स्ट्रिक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही दिखाया जाएगा। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी इंपॉर्टेंट है। देखें बैंक ओवरड्राफ्ट आईएफआरएस ये कहता है कि जब आप पूरी कैश फ्लो बना लेते हो, तो याद है एंड में आप रिकंसिलेशन करते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डब्बे में ये एज अ नेगेटिव आ रहा होता है, राइट। यानी यूएस आईएफआरएस ये कहता है, और आपने करा है, आप जिन्होंने जो लोग पढ़े, जो लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पैकेट का पार्ट बनाते हैं। जबकि यूएस गैप कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लायबिलिटी एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये मेजर फर्क है, जो बच्चे इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल, वो याद रखे ये। देन डिस्क्लोजर ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, गौर से सुने, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर डिस्क्लोज इन दी नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट इन दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी भाई नॉन कैश जो भी ट्रांजेक्शन है वो डिस्क्लोजर में जाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी। जबकि यहाँ नॉन कैश ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिस्क्लोज एज अ सेपरेट स्केड्यूल, यहाँ एक सेपरेट स्केड्यूल बनेगा, यानी दोनों में दिखाना है, बस जगहों का थोड़ा सा फर्क है। देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जरा गौर से भाई देखें, आपको पता है कैश फ्लो के दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट मेथड, सही है। अगर कोई बोले इन दोनों में फर्क क्या है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स की इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो सेम होती है, और आप सब जानते हैं कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्योर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, पैसों का आना और जाना, जो मेजर फर्क होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होता है, राइट, ओके। डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी प्योर पैसा दिखाया जाता है, एक्चुअल कैश फ्लोज, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में आप प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हो और फिर कैश फ्लो पे खत्म करते हो। यानी इनडायरेक्ट मेथड में आप प्रॉफिट को अल्टीमेटली कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रहे होते हो। अब जरा गौर से सुनिएगा, नॉर्मली जो आप लोगों ने देखा है एग्जाम्स में किया है, कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है 99% इनडायरेक्ट मेथड से ही कैश फ्लो बनाते हैं। उसकी वजह ये आसानी से बन जाती है ना, प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट उठाया और वहीं से आपने काम कर लिया, राइट, इजीली बन जाती है। तो ये दोनों मेथड्स अलाउड हैं आईएफआरएस के अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। इवन आईएफआरएस भी प्रोमोट यही करता है कि आप डायरेक्ट मेथड को करो, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, बल्कि मेरी लाइफ की ये दूसरी वीडियो थी, मैंने 2018 में शायद इसकी वीडियो बनाई थी, देखिएगा, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, कि डायरेक्ट मेथड के एडवांटेजेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, बड़ी जबरदस्त उसमें लर्निंग है। बहरहाल अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है। तो आईएफआरएस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों अलाउ करता है, रिकमेंड डायरेक्ट मेथड को करता है, लेकिन नॉर्मली लोग इनडायरेक्ट मेथड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जल्दी बन जाता है, काम कम होता है। जबकि यूएस गैप भी दोनों मेथड अलाउ करता है, लेकिन वो ज्यादा इंकरेज करता है डायरेक्ट मेथड को, और अगर आपने डायरेक्ट मेथड यूज किया है ना, तो फिर आपको रिकंसिलेशन भी दिखाना जरूरी है। देन हमारे पास इनकम टैक्सेस हैं, सुनिए। आईएफआरएस कहता है कि इनकम टैक्स हम सब जानते हैं, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, लेकिन साथ वो अलाउ करता है कि अगर कुछ इनकम टैक्स किसी और एक्टिविटी से रिलेटेड है ना, तो डायरेक्ट उस एक्टिविटी में भी दिखा सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हुई ना। लेकिन यूएस गैप क्या कहता है, कैश फ्लोज फ्रॉम इनकम टैक्सेस आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विथ नो एक्सेप्शंस। इसमें एक्सेप्शंस थी, ये कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ टैक्सेस है तो वो वहां भी दिखा सकते हो, आईएफआरएस ये कहता है, तो आईएफआरएस ज्यादा फ्लेक्सिबल है। देन एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ सब्सिडरीज, सुनिए,
बेटा आपको पता है आप चलता हुआ बिजनेस खरीदते हैं लोग, चलता हुआ एक पेरेंट कंपनी चलता हुआ बिजनेस खरीदती है तो उसमें भी आपको पैसे देने पड़ते हैं ना। तो अगर आपने जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आप जो कॉस्ट पे कर रहे हो, अगर फुल टाइम कैश है तो फिर तो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्योर कैश फ्लो दिखा दिया। लेकिन कभी कभार कंपनीज खरीदते वक्त कुछ नॉन कैश चीजें भी होती हैं, जैसे आपने खरीदते वक्त थोड़ा पैसे दिए और कुछ शेयर इशू किए हैं। तो आप सबको पता है कि IAS 7 कहता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्योर पैसों का आना और जाना आता है, तो बस जो कैश पेमेंट आपने की है बस वो चीज रिकॉर्ड होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। देखो यही लिखा हुआ है, नॉन कैश पोर्शंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां भी सिमिलर ट्रीटमेंट है, यूएस गैप में सिमिलर ट्रीटमेंट, क्लासिफाइड अंडर बट विथ मोर प्रिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, वहां डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आखिरी चीज आ गई, बड़ी अहम है, रिस्ट्रिक्टेड कैश। पहले तो इसका मतलब समझें रिस्ट्रिक्टेड कैश होता क्या है, मैंने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है बहुत डिटेल्ड, और वो उसका लिंक भी मैं दूंगा। रिस्ट्रिक्टेड कैश ऐसा है, जैसे आज मैंने एक फ्लैट कंस्ट्रक्ट हो रहा था, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, उसमें मैंने एक घर बुक कराया, ठीक है। तो अब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, वो मुझे कहेगी भाई आप अगर सिर्फ ज़बानी कलामी बुक कराओगे तो हम और हम आपके लिए घर बना के खड़े हो जाएं और बाद में आप मुकर गए तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं आपको अपने पैसे अमानतन रखवा रहा हूँ, और एक अकाउंट में रखवाए जाते हैं एस्क्रो अकाउंट, यानी वो एक ऐसा अकाउंट होता है, थर्ड पार्टी अकाउंट आप समझ लें, कि ना मैं यूज़ कर सकता हूँ ना वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अमानतन उनके पास वो पैसे पड़े, यानी वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड कैश। और ये एस्क्रो अकाउंट मेरे लिए भी अच्छा है एज एन इन्वेस्टर, कि कल को अगर वो पैसा खा के भागने लगे तो गवर्नमेंट उनको रोक लेगी एस्क्रो अकाउंट में पड़े हुए। तो इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड कैश। अब IFRS क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्टेड कैश इज इंक्लूडेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा, बट रिक्वायर्ड सेपरेट डिस्क्लोजर इन द नोट्स। लेकिन आपको बता देना है कि भाई इतना कैश रिस्ट्रिक्टेड है। जबकि यूएस गैप में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कैश इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पैकेट का पार्ट नहीं बनेगा, बट डिस्क्लोज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ मटीरियल, अगर मटीरियल है तो उसका डिस्क्लोजर बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, बहुत बेनिफिट हुआ होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।